अंदर की संक्रांति शुभाकांक्षलु। सभी को संक्रांति महापर्व की शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो पेपर हम सोल्व कर रहे थे झांसी डिवीजन का, उसमें 2 पार्ट में बना चुका हूं। अप टू 72 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये आखिरी पार्ट है झांसी डिवीजन का जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है। तो आज इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो 73 जो क्वेश्चन है, सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। लेवल 5 में पूरे दिन के लिए स्वीकार्य अधिकतम यात्रा भत्ता क्या है? द मैक्सिमम ट्रेवलिंग अलाउंस एडमिसिबल फॉर होल डे इन लेवल 5। ऑप्शन ए में 800 रुपया है, ऑप्शन बी 500 रुपया, ऑप्शन सी 600 रुपया और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम रूल की हम जब बात करें तो पहले बता दूं, हमारा जो ऑफिशियल नाम है ट्रेवलिंग अलाउंस वो है डेली अलाउंस, हम इसको बोलते हैं। ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है। 7th पे कमीशन में जो रेट निकाली थी रेलवे बोर्ड ने, आरबी 84/2017 से निकाली थी, 84/2017। तो इसके हिसाब से अप टू लेवल 5 है 500 रुपया, लेवल 6 टू 8 800 रुपया, लेवल 9 टू 11 है 900 रुपया, लेवल 12 टू 13 1000 रुपया और 14 एंड अबव के लिए 1200 रुपया। तो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेवल 5 आप एपीओ बनने जा रहे हैं तो एपीओ के लिए बनते ही आपका कितना जो डेली अलाउंस का रेट होगा वो पूछा जाता है। मैक्सिमम डेली अलाउंस का रेट कितना है रेलवे में आज की तारीख में, वो 1200 रुपया है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ द डेली अलाउंस रेट विल गो अप बाय 25% एवरी टाइम द डीए गोस बाय 50%। यानी अभी 50% होने की तैयारी है, तो इसमें 25% का इजाफा और होगा, ये मैं बता दूं आपको। तो इसमें आंसर जो होगा लेवल 5 के लिए 500 रुपये हो जाएगा आंसर। तो इसमें हम बी पे आंसर सही कर देते, लेवल 5 के लिए 500 रुपया। उसके बाद पूर्ण रात्रि से तात्पर्य नाइट ड्यूटी, फुल नाइट ड्यूटी के लिए सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम पूछा जाता है, तो ये काफी सिंपल होता है। अगर मालूम हो जाए तो रात को 10 से सुबह 6 का जो टाइम होता है उसको फुल नाइट बोलते हैं। 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, नाइट 10 टू 6। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आधार पर स्थानांतरण में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती। सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर। तो जो भी ट्रांसफर होते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, चाहे इंटर डिवीजन हो इंटर रेलवे हो, सीनियरिटी आपको छूट रही हो अगर ऑन रिक्वेस्ट में हो, तो वहाँ सीनियरिटी का लॉस होकर बॉटम सीनियरिटी जाना पड़ता है। ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे सीनियरिटी का नुकसान नहीं होता है। प्रशासनिक आधार पर जो स्थानांतरण होता है उस पर नुकसान नहीं होता है। तो आंसर सी इसमें हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76, निरंतर वर्गीकरण के तहत रेलवे कर्मचारी के 2 रोस्टर के किए गए कर्तव्यों के बीच डैश विश्राम की अवधि को शॉर्ट ऑफ कहा जाता है। कोई भी एक आदमी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी करता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, यानी नेक्स्ट डे लगभग आ रहा है, तो उसको हम शॉर्ट ड्यूटी बोलते हैं। यानी एक ड्यूटी खत्म होने से नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट होती है, उसके बीच के टाइम को होता है शॉर्ट ऑफ। और एक ड्यूटी स्टार्ट होती है वो हम कितना लंबा कर सकते हैं, एक ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उसको होता है लॉन्ग ऑन। तो ये शॉर्ट ऑफ पूछा है, सो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। शॉर्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ डैश रेस्ट बिटवीन टू रोस्टर ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन। तो कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन, निरंतर क्लासिफिकेशन में लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ दोनों 10 घंटा है। इंटेंसिव में शॉर्ट ऑफ जो है 12 घंटे होता है और ईआई में शॉर्ट ऑफ 8 घंटे होता है। लॉन्ग ऑन ईआई में 12 घंटे है, मतलब उल्टा हो जाता है, ईआई और इंटेंसिव में उल्टा पुल्टा होता है। और ईआई में जो है आपका लॉन्ग ऑन जो 12 घंटे, शॉर्ट ऑफ 8 घंटे हो गया आपका। इंटेंसिव में शॉर्ट ऑफ 12 घंटे और लॉन्ग ऑन 8 घंटे होता है। और सी के अंदर जो है आपका लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ दोनों के दोनों आपका 10 घंटा होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 10 घंटे का मिनिमम रेस्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट 10 घंटे से कम का जो पीरियड होगा उसको हम शॉर्ट ऑफ बोलेंगे, उसमें 10 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने की अनुमति। ऑप्शन है 6 महीना, बी 12 महीना, सी 24 महीना, उपरोक्त में से कोई नहीं। परमिसिबल रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी कर्मचारी की डेथ के बाद रेलवे क्वार्टर को रखने के जो नियम है उसमें यह नियम है कि अगर कोई भी कर्मचारी के परिवार के पास उस शहर में खुद का मकान है, तो ऐसे केस में सिर्फ 12 महीने ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो आपको 24 महीने तक आप मकान रख सकते हो नॉर्मल रेंट पर। तो इसका आंसर जो है, नॉर्मली हम बात करते हैं तो 24 महीने ही लिखा जाएगा आंसर में।
अगला क्वेश्चन आता है म्यूचुअल ट्रांसफर मामले में किसकी वरीयता नहीं घटेगी? हु विल नॉट लूज सीनियरिटी ऑन म्यूचुअल ट्रांसफर? मैंने बता दिया म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन सीनियरिटी में जो जूनियर होता है वो अपनी सीनियरिटी लेके जाता है और जो सीनियर होता है उसको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 चल रहा है तो कोई एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर होता है और एक एम्प्लॉय जो है 2020 में आया है और एक एम्प्लॉय 2022 में आया है। तो जो 20 का जो एम्प्लॉय है उसको जो नई यूनिट में भी 20 जहां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ प्रमोशन जिस डेट हुआ 2020 का उसी डेट से उसको मिलेगा। लेकिन जो 22 वाला जो एम्प्लॉय है जूनियर, सॉरी उल्टा मैं भूल गया, 20 वाला जो एम्प्लॉय है उसको 22 का मिलेगा, जो 22 वाला जूनियर है, और 22 वाले को 22 का ही मिलेगा। तो दोनों में जो जूनियर होता है उसका दोनों को मिलता है, तो जूनियर को सीनियरिटी लॉस नहीं होती है हमेशा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जूनियर एम्प्लॉय आंसर सही हो जाएगा, इसमें कनिष्ठ एम्प्लॉय को लॉस नहीं होगा, सीनियर एम्प्लॉय को जो है जूनियर की सीनियरिटी मिलती है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा डैश में विद्वान नहीं। नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो डीआर रूल में आता है। डीआर रूल में नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है किसी भी कर्मचारी को जो हम बड़ी पेनल्टी, मेजर पेनल्टी देते हैं, स्पेशली रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये तो इसका नियम है कि उसको पूरे अवसर दिए जाने चाहिए अपनी बात रखने के लिए। कोर्ट में इवन हमारे डीआर के अंदर जो मेजर पेनल्टी जो इंक्वायरी होती है वो नेचुरल जस्टिस को स्पिरिट को फुलफिल करने के लिए होती है कि कर्मचारी को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाए, इसलिए डीआर में रूल 9 में इंक्वायरी होती है। तो पूरा रूल 9 जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जस्टिस गिवन टू द चार्ज ऑफिशियल। तो कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल जस्टिस ये डीआर के अंदर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 80, कर्मचारी कल्याण और सुविधा पर रेलवे द्वारा किए गए व्यय किस मांग पर दर्ज किया जाता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेलवे ऑन स्टाफ एंड वेलफेयर एमिनिटीज आर बुक टू विच डिमांड? हमारी जो डिमांड है टोटल 16 डिमांड है, इसके बाद बता देता हूँ ये हमारी डिमांड है। पहली रेलवे बोर्ड, इसमें सभी डिपार्टमेंट के अपने अपने डिमांड्स हैं, तो हमारे पर्सनल के जो डिमांड्स इसमें आते हैं, एक तो सीधा हमारा आएगा 11 नंबर का स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज। उसके बाद प्रोविडेंट फंड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट 13 नंबर का डिमांड है। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज फार एज एपीओ एंड पर्सनल डिपार्टमेंट इज कंसर्न, एनी क्वेश्चन कंसर्निंग टू पर्सनल डिपार्टमेंट। और बाकी डिपार्टमेंट के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिमांड है, वो अपने याद कर सकते हैं। जैसे ये पीवे का दिख रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पीवे वर्क्स, डिमांड 4 है। रेल में पर्सनल की अगर बात करूं तो पर्सनल का 11 नंबर जो है स्टाफ एंड वेलफेयर वेलफेयर एमिनिटीज का आता है। 13 नंबर प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट आता है। और जो एक्विजिशन बाकी मेरे दो ही दिख रहा है मेरे को इसके अंदर। तो हमारे पर्सनल से कंसर्न जो है इसमें दो है, तो आपको कभी 11 भी पूछा सकता है और 13 भी पूछा सकता है। तो ये क्वेश्चन दोनों याद कर लीजिए, 11 और 13 जो है डिमांड रेलवे के पर्सनल डिपार्टमेंट से कंसर्न है, जो एपीओ के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें चूंकि इन्होंने वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोला था, ये हमारा डिमांड नंबर 11 था, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। लेवल 6 जीपी 42 के लेवल 6 जीपी 42 कार्मिक विभाग के अलावा के पद पर चयन के लिए किस स्तर के कार्मिक अधिकारी को चयन बोर्ड के लिए नामांकित किया जा सकता है? फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ लेवल 6 42 अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट विच लेवल ऑफ पर्सनल ऑफिसर कैन बी नॉमिनेटेड फॉर सिलेक्शन बोर्ड? इसमें थोड़ा सा समझने का, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो सिलेक्शन होता है हम सीधे सीधे शब्दों में कहा जाता है तो 42 एंड अबव के लिए जे ग्रेड ऑफिसर की कमेटी बनती है, 2800 एंड बिलो के लिए सीनियर स्केल की कमेटी बनती है। तो सीधा सीधा हम देखेंगे तो हम 42 के हिसाब से हम सीधा सीनियर स्केल, सॉरी जे ग्रेड हम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें दो तीन बातें होती है। एक तो आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ अदर अदर पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कार्मिक विभाग के अलावा। तो कार्मिक विभाग के लिए तो मिनिमम बता दिए 42 है, तो उसके लिए मिनिमम सीनियर जे ग्रेड ऑफिसर ही होना चाहिए कार्मिक। लेकिन कार्मिक विभाग के अलावा जो सिलेक्शन होता है उसमें एक नियम है कि पर्सनल ऑफिसर जो है एक स्केल या एक ग्रेड बिलो या एक लेवल बिलो हो सकता है। तो यानी कि मान लीजिए कोई भी मैं बात करूंगा जेई इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई भी है, पीवे का है, तो उसमें 42 का है तो नॉर्मली जे ग्रेड ऑफिसर होते हैं। लेकिन चूंकि पर्सनल ऑफिसर एक ग्रेड बिलो हो सकता है इसलिए सीनियर स्केल हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए एंड बी सी। इसमें एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगा कि ये नियम पुराने नियम थे कि जो मैंने बताया अभी, और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें एक और अपडेट आया है कि वन बस इसमें जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के बारे में कहा गया है वो एक ग्रेड बिलो हो सकता है, लेकिन सिमिलर चीजें अब दूसरे डिपार्टमेंट के लिए
के लिए भी कह दिया है। जो आप मेरा मास्टर सर्कुलर आप देखेंगे यूट्यूब पे अपलोड है, उसमें ये भी कहा गया है दूसरे डिपार्टमेंट में भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कमर्शियल की बात करूं, अगर सीनियर डीसीएम किसी डिवीजन में नहीं है अगर आपके, तो उस केस में भी डीसीएम 42 के एग्जाम में कमेटी मेंबर बन सकते हैं। ये भी रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली पॉलिसी निकाली है, जो मास्टर सर्कुलर में आपको मिल जाएगा। तो खैर ये वो नई बात है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ये, उसका तो आंसर ये होगा कि दोनों हो सकते हैं, ए एंड बी। तो ये हमारा सी इसमें आंसर हो जाएगा 81 में। गैर चयन पद के पर पदोन्नति हेतु पैनल का गठन देश के आधार पर किया जाता है। द पैनल ऑफ फॉर प्रमोशन टू द नॉन सिलेक्शन पोस्ट इज फॉर्म ऑन द बेसिस। जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होता है वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, 1 से 10 सीनियर है तो 1 नंबर वाला आएगा, उसका पहला चांस बनेगा, लेकिन ही मस्ट बी सुटेबल। सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी का मतलब होता है कर्मचारी जो है सीनियरिटी में ऊपर आना चाहिए, सुटेबल हो सकता है नंबर 1 वाला सीनियर मोस्ट हो सीनियरिटी में, सुटेबिलिटी में जो हम नॉन सिलेक्शन करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अप टू 42 है, जो उसमें बेंचमार्क जो है एपीआर की वो 6 नंबर है, और लेवल 7 एंड अबव के लिए बेंचमार्क 8 नंबर है। तो किसी वजह से अगर मान लीजिए लेवल 7 का हम कर रहे हैं और 8 नंबर उसके नहीं है कर्मचारी, अगर 6 या 7 ही हैं तो वो अनसुटेबल हो जाएगा, तो नंबर 1 वाला सुटेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई भी कर्मचारी को पैनल में, या सेलेक्ट लिस्ट बोलते हैं नॉन सिलेक्शन की जो पोस्ट में जो मेरिट बनती है उसको, तो सेलेक्ट लिस्ट में आने के लिए सीनियर कम सुटेबल दोनों होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम अपील आपूर्ति, राइट टू इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट अपील शुड बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश और सप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन इज एक्सपायर्ड और फ्रॉम द डेट ऑफ विच द इंफॉर्मेशन और डिसीजन ऑफ सीपीआई इज रिसीव्ड अंडर आरटीआई एक्ट। प्रथम अपील आपूर्ति सूचना प्राप्त होने के डैश दिनों की अवधि के भीतर या आरटीआई अधिनियम के तहत सीपीआईओ की सूचना या निर्णय प्राप्त होने की तारीख से दायर की जानी चाहिए। काफी लंबी बात कही है, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आरटीआई में जो हम लोग सवाल जवाब लोग मानते हैं, हम देते हैं या हम मांगते हैं, तो आरटीआई के तहत जो प्रोविजंस है कि कोई भी आरटीआई के जवाब नहीं मिला है या मिला है, उससे अगर पार्टी एप्लीकेंट संतुष्ट नहीं है तो पहली अपील कितने दिनों में कर सकता है, उसका क्वेश्चन है। उसके बाद 84 में भी सेम क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेकंड अपील फ्रॉम द डेट ऑफ विच द डिसीजन शुड हैव मेड बीन मेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर आरटीआई। यानी कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, अगर वो आरटीआई में अपील करता है तो कितने दिन में कर सकता है, अगर ओरिजिनल जवाब से संतुष्ट नहीं हो। इवन अपील में भी अगर उसको बराबर जवाब नहीं मिलता है तो कितने दिनों में अपील कर सकता है। इसके दो क्वेश्चन है इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ आरटीआई के ऊपर आपको मैं दिखा दूं। ये आरटीआई की 60 है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। इसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 19, any person who does not receive a decision within the time specified in subsection 1 or class A of subsection 3 of section 7 or is aggrieved by the decision of the central public information or state public information, as the case may be, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such decision prefer an appeal to such officer who is senior in the rank to the central public information officer। यानी कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको जवाब नहीं मिला है या जवाब से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर पहली अपील कर सकता है। और सेक्शन 3 में बताया इसके अंदर, सेक्शन 19 का 3 है, सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी विद इन 90 डेज। यानी पहली अपील जो होगी वो 30 दिन के अंदर होगी और दूसरी जो अपील होगी 90 डेज के अंदर होती। तो इसमें दोनों क्वेश्चन में हम करते हैं, पहली अपील हमारी 30 दिन है और सेकंड अपील जो 84 क्वेश्चन था उसके अंदर 90 डेज है। ए आंसर में आ जाएगा। तो ये याद रख लीजिए, आपको आरटीआई के अंदर जवाब देना है, वो 30 दिन में जवाब देना है। अपील अगर कोई करता है तो उसको 30 दिन में जवाब देना है, और सेकंड अपील में 90 डेज का जवाब होता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 बहुत ही कॉमन है, जिसमें जब हमको डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, कुछ किसी का पर्सनल केस होता है या कई सर्टेन प्रोविजन दिए हैं सेक्शन 8 में आरटीआई में, जिसके तहत आप नहीं दे, जैसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि दो दोषियों के मध्य जो है रिलेशन खराब हो जाए, इस तरह की कुछ बातें कही हैं आरटीआई धारा 8 में। उसके तहत हम जो है नहीं देते, मना करते हैं। कई बार थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी मर्जी के बिना भी नहीं देते हैं। तो अगर हमको मना है करना है आरटीआई में कोई जवाब देने के लिए, तो उसके अंदर आप जो है सेक्शन 8
में लिखा हुआ है, तो यही है सूचना के प्रतिकरण से छूट। व्हाट इज मेंशन इन सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट? इसमें है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मैं आरटीआई के बारे में बता दूं, मैं कई बार ऑफिस में डील करता हूं, कई लोग पूछते हैं कि सर ये काम हुआ, कौन इसके लिए जवाबदार है, क्या मुझे ये चीज मिलेगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या आपने उसको चार्जशीट दे रहे हो? तो इसका एक सही जवाब अगर लिखना चाहें तो इन्फॉर्मेशन sought by the applicant under ATI is doesn't cover under RTI, इस तरह का sorry, information asked by the applicant is of the nature of query oblique clarification which doesn't comes under the RTI। तो इस तरह का जवाब ये लिख दिए जिसमें भी क्वेश्चन क्वेरी क्लेरिफिकेशन पूछे जाते हैं कि क्या मुझे टीआई मिलेगा, मैं यहाँ से वहां गया था, 7 किलोमीटर था, 8 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था, मेरा ऑफिसर नहीं दे रहा है। तो कहीं भी क्लेरिफिकेशन और क्वेरी के जो जवाब आते हैं वहां आरटीआई में आपको सिंपल जवाब लिखना है कि द इंफॉर्मेशन sought बाय द एप्लीकेंट इज ऑफ द नेचर ऑफ क्वेरी ऑब्लिक क्लेरिफिकेशन विच डजंट कम्स अंडर द आरटीआई। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए गूगल पे जाके, तो आपको यही जवाब देना है उसको। मैंने देखा है कई बार क्विज कंपटीशन करते रहते हैं, वो एक सवाल पूछ रहा है, फिर हम उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर हम जवाब दे रहे हैं, उस जवाब पे सामने वाला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर हम जवाब दे रहे हैं। ये गलत तरीका है। आपको आरटीआई के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है बस उसको समझ लीजिए, फोटो खींच के उसको दे देना है। आपको जवाब बनाना नहीं, क्विज कंपटीशन नहीं खेलना है आरटीआई के अंदर। क्वेश्चन 86, व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर डील्ड इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में किस प्रकार के मामले निपटाए जाते हैं? पहला है सर्विस मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्रिमिनल मैटर्स, डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट मैटर्स, नन ऑफ द अबव। इसके बारे में भी मैं कुछ लेके आया था, ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। What is the objective behind setting up Central Administrative Tribunal? इसमें लिखा हुआ है to provide inexpensive and speedy relief to central government employee in respect of their grievances related to service matters। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा, सर्विस मैटर से रिलेटेड होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 87 में कहा गया है कि कर्मचारी कल्याण निरीक्षक जीपी के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिशत 4200 का क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही सेम था और अब 87 भी यही है। तो इसका आंसर जैसे मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में 15% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है डब्ल्यूआई में, वेलफेयर इंस्पेक्टर में डीआर कोटा। उच्च पद पर पदोन्नति पाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेजिडेंसी पीरियड क्या है? द मिनिमम एसेंशियल रेजिडेंसी पीरियड फॉर गेटिंग प्रमोशन इन हायर ग्रेड। रेजिडेंसी का मतलब एक, जैसे एमएससीपी के लिए कितना टाइम मिलता है, तो 10 साल आपको एक ग्रेड में काम करना पड़ेगा तब आपको एमएससीपी मिलेगा, या 10 20 30 साल की सर्विस होगी। ऐसे ही किसी भी पद में काम करने के लिए मिनिमम सर्विस कितना सर्विस उस पद पे पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, तो वो है 2 साल। तो एमएससीपी के लिए 10 साल है, लेकिन इसमें जो है 2 साल अगर किसी का कर्मचारी एक पोस्ट पे हो जाता है तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है अगर वैकेंसी है तो मिनिमम जो रेजिडेंसी पीरियड है वो प्रमोशन के लिए वो 2 साल है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी? तो सेंसर, वार्निंग, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, तो ये सब जानते हैं कि निंदा जो है हमारी रूल 6 की पहली एनआईपी है, तो इसमें चेतावनी जो होगी वो दंड नहीं है। चेतावनी दो तरह की होती है, एक तो वार्निंग होती है, नॉर्मल वार्निंग होती है, और एक होती है रिकॉर्डेड वार्निंग जो जनरली विजिलेंस केस में आती है। रिकॉर्डेड वार्निंग के बारे में एक बात बता दूं, कोई भी रिकॉर्डिंग वार्निंग अगर देनी है तो उसके लिए शो कॉज नोटिस देना जरूरी है, ये विजिलेंस मैनुअल बोलता है। तो नॉर्मल वार्निंग का जो मामला आता है वो नॉर्मल दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी रिकॉर्डेड एंट्री सर्विस शीट में नहीं होती, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री कराने के लिए आपको रिकॉर्डेड वार्निंग देनी पड़ेगी, और रिकॉर्डेड वार्निंग देने के लिए पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ये आपका विजिलेंस मैनुअल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि रेलवे कर्मचारी की जन्म तिथि 1 जुलाई हो तो सेवानिवृत्ति की तारीख क्या होगी? इफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रेलवे सर्वेंट इज 1 जुलाई देन द सुपरनेशन डेट विल बी। कोई भी कर्मचारी होता है उसका सुपरनेशन उस महीने की आखिरी तारीख को होता है, एक्सेप्ट कोई भी कर्मचारी अगर 1 तारीख को अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो पिछले महीने की आखिरी तारीख को होगा। तो इसमें अगर 1 जुलाई है तो 30 जून जो है पिछला महीना, तो 1 तारीख जितने भी लोग 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च है उनको पिछले महीने की लास्ट जो वर्किंग डे होगा, लास्ट डे सॉरी, वर्किंग डे नहीं, लास्ट डे में उसका रिटायरमेंट होगा, तो 1 जुलाई वाला को जो हो जाएगा 30 जून हो जाएगा सेवानिवृत्ति की तारीख।
तो इसमें आंसर मैं 30 जून कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं जैसे बताया था, जीपी 28 लेवल 5 कार्मिक विभाग के अलावा के पद पर चयन के लिए किस स्तर के कार्मिक अधिकारी को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है? जैसे 81 हमने किया था, सेम टू सेम ये 91 है। फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जीपी रुपीज 2800 लेवल 5 अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट, विच लेवल ऑफ पर्सनल ऑफिसर कैन बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ सिलेक्शन बोर्ड? तो ये वही क्वेश्चन पूछा था कि जनरली सिलेक्शन बोर्ड में अदर देन पर्सनल का अगर हो रहा है तो वह सेम के अलावा एक ग्रेड बिलो होना चाहिए। और मैंने 81 में एक बात और बताई थी कि रिसेंटली पॉलिसी आई है कि अदर डिपार्टमेंट में भी अगर आपके पास कमर्शियल का सीनियर डीसीएम नहीं है तो डीसीएम होता है, लेकिन उसमें कंडीशन शायद मैं बोलना भूल गया कि पर्सनल में तो आपके पास पर्सनल ऑफिसर हो या नहीं हो, जे ग्रेड ऑफिसर हो तो भी आप नॉमिनेट कर सकते हो एक कम को, लेकिन अदर देन पर्सनल में आपके पास अगर उस ब्रांच का ऑफिसर जे ग्रेड का नहीं है आपकी यूनिट में तभी आप कर सकते हो, लेकिन अगर है तो फिर एक ग्रेड बिलो नहीं कर सकते हो। लाइक पर्सनल में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर इवन इफ यू हैव ऑफिसर ऑफ जे ग्रेड ऑफिसर देन इवन दैट कंडीशन यू कैन आल्सो नॉमिनेट वन ग्रेड बिलो ऑफिसर इफ यू डिजायर, या जो भी ऑफिसर जो चाहते हैं वो आपके एडीएम सब जनरली नॉमिनेट करते हैं। जो कमिटी जो नॉमिनेट होता है डिवीजन में वो डीआरएम या एडीएम करते हैं, तो वो चाहे तो एक ग्रेड बिलो कर सकते हैं लुकिंग द बिजीनेस ऑफ द हायर ऑफिसर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा लेवल 5 के लिए जनरली सीनियर स्केल होते हैं, लेकिन एक स्केल कम हो सकते हैं, सीनियर और जूनियर स्केल दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, किस नियम के तहत रेल कर्मचारी को अगले उच्च ग्रेड या पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, जहां वेतन को अगली वार्षिक वेतन अवधि की तारीख से 1 महीने के भीतर विकल्प का उपयोग करके तय करना होता है? तो पदोन्नत किया जाता है उच्च ग्रेड पे। तो हमेशा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अंडर विच रूल ए रेलवे सर्वेंट इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर ग्रेड और पोस्ट वेयर पे हैज टू फिक्स इन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो हमारे जो प्रमोशन का फिक्सेशन होता है FR22(1)(a)(1) होता है, ये वाला ही है हमारा। देखिए ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, दोनों जगह लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आपको रूल देखना पड़ेगा कौन सा रूल है, तो ये मैं आपको जरा बता देता हूँ। यह हमारा है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 चैप्टर, सॉरी पार्ट 2 है, ये चैप्टर 13 है। इसमें हमारा सीधा 13 जो है 13 है फिक्सेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंटिव पे, 13-14 है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन रीअपॉइंटमेंट है, और 13-15 है पे ऑफ प्रोबेशनर अप्रेंटिस। इस पे मैं वीडियो पूरा बना चुका हूँ कि कोई भी आदमी रेलवे कर्मचारी है वो दोबारा आरआरबी से सेलेक्ट होकर आता है तो उसको कैसे पे फिक्सेशन करना है, कुछ दिन पहले मैंने बनाया हुआ है। तो हमारा जो प्रमोशन पे जो पे फिक्सेशन होता है वो रूल 13-13 में होता है, ये हमारा 13-13 है। तो 13-13 में FR22(1)(a)(1) लगता है, जिसमें कोई भी कर्मचारी का हायर पद पर प्रमोशन होता है तो एक इंक्रीमेंट देने की बात कही है। और ऑप्शन का जो बेनिफिट है 1981 से प्रोविजन किया है, जो ऑप्शन की बात FR22(1)(a)(1) में नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ ये बताया है कोई भी कर्मचारी होता है तो उसका निचली जिस ग्रेड में प्रमोशन हो उससे पहले वो था वहां एक इंक्रीमेंट दे के फिर नेक्स्ट में इसको लेके जाना है, और ऑप्शन का बेनिफिट जो मिलता है वो इसी में मिलता है। तो FR22(a)(1) में प्रमोशन पे फिक्सेशन होता है, और FR22(a)(2) जो होता है वो जहां हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते हैं, लिखा व्हेन द अपॉइंटमेंट टू न्यू पोस्ट डज नॉट इन्वॉल्व सच एजम्पशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेटर अपॉइंटेंस। तो जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करते हैं वो वहां FR22(1) यानी ऊपर वाला होता है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते यहाँ ये बी दो के अंदर, यहाँ आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेज मिल जाता है जहां आप जा रहे हो। और इसके अलावा ये 13-14 में FR22(a) है, ये रीअपॉइंटमेंट फिक्सेशन है, और इससे पहले ये है 13-15 FR22(b), जो ऑप्शन में जो उन्होंने बताया था कि FR22(1)(a)(1) 13-15, वो 13-15 में FR22(1)(a)(1) है ही नहीं। यहाँ पे FR22(b) है, जो आरआरबी से जो अपॉइंट होते हैं उनके लिए ये FR22(b) है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो आंसर इसमें हो जाएगा FR22(1)(a)(1) ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 13-15 में FR22(b) लगता है। तो यहाँ पे 13-13 में FR22(1)(a)(1) होता है, ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। यहाँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं हो रही है तो सॉरी, ये 13-14 और 15 में तो ये दोनों चीजें है ही नहीं। FR22 जो आता है ये सिर्फ 13-13 पैरा में ही लिखा हुआ है। तो इससे भी आप सीधा आइडिया लगा सकते हो कि सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे हम चलते हैं 93, डिविजनल वैकेंसी बैंक में जनशक्ति के युक्तिकरण के तहत सरप्लस पद के धन मूल्य का डैश सरप्लस पोस्ट के कारण डिविजनल वैकेंसी बैंक में जमा किए जाना। द डिविजनल वैकेंसी बैंक डैश
परसेंटेज ऑफ मनी वैल्यू ऑफ सर्कुलर पोस्ट विल बी क्रेडिट टू डिविजनल बैंक ड्यू टू पोस्ट सरेंडर अंडर रेशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो कोई भी अगर पोस्ट सरेंडर होती है डिवीजन में, तो डिविजनल वैकेंसी बैंक एक डिवीजन में होता है, एक हेडक्वार्टर में होता है, एक बोर्ड में होता है। तो डिवीजन में कोई पोस्ट सरेंडर होती है तो 50% जो उसका मनी वैल्यू होता है वो डिविजनल वैकेंसी बैंक में जमा किया जाता है, और बाकी जो बचा 50% है वो हेडक्वार्टर में जाता है। हेडक्वार्टर उसका आधा रखता है 25%, और 25% रेलवे बोर्ड को जाता है। ये डिविजनल वैकेंसी बैंक का रूल है। तो यहाँ आंसर हमारा बी हो जाएगा इसके अंदर। हालांकि इन्होंने जो की बताई है उसमें कुछ 93 का जो की बताया है उसमें इन्होंने डी बताया, जो कि मुझे तो नहीं समझ में आया कैसे बताया, लेकिन मेरे हिसाब से तो 50% होना चाहिए। अगर आपके किसी के पास कोई सर्कुलर था बता सकते हैं, मेरे हिसाब से 50% होना चाहिए। 93 का हो गया। 94 में अन्य विभाग में तैनात अधिशेष कर्मचारी वरिष्ठता के अधिकार होते हैं। द सरप्लस स्टाफ डिप्लॉयड इन अदर डिपार्टमेंट आर एंटाइटल्ड सीनियरिटी। कोई भी कर्मचारी होता है वो सरप्लस होता है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। सरप्लस होने का मतलब नहीं होता है किसी स्टेशन पे पोस्टें अगर सरेंडर होगी तो आप सरप्लस हो गए। सरप्लस तभी माना जाएगा जब पूरा कैडर यानी पूरे डिवीजन का कैडर में अगर आप सरप्लस हो गए। मान लीजिए 100 का कैडर था, किसी स्टेशन पे की पोस्टें सरेंडर हो गई है, लेकिन ओवरऑल कैडर में वैकेंसी है, तो फिर आपको सरप्लस माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर कैडर 100 का था और उस कैडर को 90 का कर दिया, तो 10 लोग अगर मान लें 100 के कैडर में 100 के 100 फुल सब एमओआर जो है मैन ऑन रोल पूरे 100 के 100 आदमी काम कर रहे थे, और किसी वजह से 10 पोस्टें सरेंडर हो गई है, तो जो जूनियर मोस्ट 10 होंगे वो सरप्लस डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसके लिए जो दो नियम है, पहला नियम है उनको सीनियरिटी नई यूनिट में जाएंगे, वहां बॉटम सीनियरिटी में जाएंगे। दूसरा, किसी जमाने में पे फिक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलता था, लेकिन वो अभी जो है जो भी इसको पे चल रहा है, तो नई यूनिट में जाने पर सीनियरिटी तो लॉस होगी लेकिन पे फिक्सेशन का बेनिफिट इसको मिलेगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि surplus staff deployed in other department are entitled as seniority, bottom seniority in unit and lost full seniority in the present cadre। तो इनको मूल कैडर में सीनियरिटी खोना तो पूरा चला जाएगा, निचली नई यूनिट में निचली वरीयता में जाएंगे लोग। हालांकि इसका कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ एक होना चाहिए बॉटम सीनियरिटी इन द यूनिट विथ लॉस ऑफ फुल सीनियरिटी, इस तरह का वर्डिंग आना चाहिए। मूल कैडर का कोई मतलब नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन 95, जब पद खाली नहीं है तो कर्मचारी उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब सरप्लस कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए उसी ग्रेड में पद सृजित किए जाएंगे। When the posts are not vacant, the staff are working against them dash are to be created in the same grade to accommodate surplus staff। कोई भी कर्मचारी है, जैसे मैंने अभी बताया 100 का कैडर था, पोस्टें 90 हो गई, 10 पोस्ट आपकी सरेंडर हो गई, तो 10 लोग सरप्लस हो जाएंगे। तो 10 लोगों को हम दूसरे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व करने के लिए जो भी हमारी प्रक्रिया है वो स्टार्ट करेंगे। टिल उनको एब्जॉर्व करते हैं तब तक उनके लिए सुपर न्यूरी पोस्ट सेम ग्रेड में क्रिएट करनी पड़ेगी। सुपर न्यूरी पोस्ट जो है रेलवे में मेरी जानकारी में दो तरह से होती है, क्रिएट होती है। एक तो हम लोग जो है सरप्लस हो जाता है तो टिल वो कहीं और एब्जॉर्व होते हैं तब तक उसको सुपर न्यूरी पोस्ट क्रिएट करनी है, या फिर मेडिकल डिक्राइज या मेडिकल इनवैलिडेशन के केस में हम सरप्लस सुपर न्यूरी पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो सुपर न्यूरी पोस्ट जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा। कोई भी कर्मचारी है सरप्लस है, मेडिकल डिक्राइज है, तो उसको टिल वो ऑब्जर्व हो कहीं और तब तक हम उसके लिए सुपर पोस्ट सेम ग्रेड पे में सेम जीपी में सेम लेवल में क्रिएट करते हैं। वैकल्पिक पदों पर चिकित्सा विकृति कर्मचारी हकदार है। मूल सवर की पूर्ण वरिष्ठता, मूल सवर की 50% वरिष्ठता, नए इकाई में निचली वरिष्ठता, मूल कैडर की पूरी वरिष्ठता खोना, उपरोक्त में से कोई नहीं। Medical declares staff on objection to alternate post are entitled full seniority of parent cadre, 50% seniority of parent cadre, bottom seniority in new unit, and lost full seniority in present cadre, none of the above। सरप्लस में जैसे बताया था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। सरप्लस में आपको सीनियरिटी बेनिफिट नहीं मिलती, लेकिन कोई भी कर्मचारी मेडिकल डिक्लारेज होता है तो इसको पूरी सीनियरिटी मिलती है। नहीं, जिस कोई बंदा 4200 में है और मेडिकल अनफिट हो गया है, 42 में उसने 10 साल काम किया, वो मेडिकल अनफिट हो गया, तो जहां नई जगह जाएगा वहां वो 10 साल की सीनियरिटी मिलेगी उसको, उसकी वजह से बाकी लोगों से वो सीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फुल सीनियरिटी। तो मेडिकल डिक्राइज के केस में सीनियरिटी फुल मिलेगी और पे फिक्सेशन का बेनिफिट जैसे सरप्लस मिलता है वैसा वैसा मिलेगा, तो पे फिक्सेशन में पूरा मिलेगा। और रनिंग स्टाफ अगर मेडिकल डिक्राइज हो जाएगा तो उसको पे फिक्सेशन करते हुए 30% पे एलिमेंट जोड़ के पे फिक्स किया जाएगा और सेम जीपी में किया जाएगा।
एक रेल कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजा जिसकी मृत्यु कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान हुई है। एस ग्रेशिया पेमेंट का क्वेश्चन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एस ग्रेशिया आज की तारीख में मिनिमम जो है 7 पीसी के बाद 25 लाख हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 लाख रुपया। मुख्यालय स्तर पर जब पद सरेंडर किया जाता है तो धन मूल्य का हिस्सा होता है एट हेडक्वार्टर लेवल व्हेन पोस्ट सरेंडर द शेयर ऑफ मनी वेल। तो मैंने जैसे बताया डिवीजन में 50% होता है और हेडक्वार्टर पोस्ट सरेंडर होता है, तो हेडक्वार्टर में 75% रखते हैं और बाकी 25% बोर्ड को जाता है। तो यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा आंसर। ये शायद 98 में यही दिया हुआ है, 98 का भी इश्यू कुछ गड़बड़ ये लग रहा है मेरे को। तो ये दो इशू है। हेडक्वार्टर में पोस्ट सरेंडर होती है तो हेडक्वार्टर में 75% रखते हैं, 25% बोर्ड को जाता है। और यही चीज वर्कशॉप में जो पोस्टें सरेंडर होती है तो वहाँ वर्कशॉप का सारा मनी वैल्यू हेडक्वार्टर चले जाता है। हेडक्वार्टर में 75% रखेंगे पैसा मनी वैल्यू का और 25% बोर्ड का जाएगा। छात्रा सब्सिडी केवल उस बच्चे के संबंध में लागू होती है जो आवासीय शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहा है जो रेलवे कर्मचारी के निवास में है। हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने के लिए कोई भी कर्मचारी को रेजिडेंशियल हॉस्टल में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ हॉस्टल में नहीं, ऐसे स्कूल में अगर वो बच्चा पढ़ रहा है जिसका स्कूल का खुद का हॉस्टल है, एक तो वहीं मिलेगा और दूसरा वो हॉस्टल उसके घर से मिनिमम 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो तभी मिलेगा। उससे कम 20 से 30 पे होगा तो नहीं मिलेगा, 50 होगा तभी हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट कर्मचारी को मिल पाएगा। क्वेश्चन 100 है, जब डीआर नियम के तहत जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो किस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को सीधे रेल सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जा सकता है? When it is not practical to hold an inquiry under DR, under which rule can an employee be removed dismissal directly from the railway board? तो मैं बता दूं हमारे नियम में कुछ स्पेशल प्रोविजन है अंडर रूल 14। 14 में तीन बातें कही हैं। 14(1) में कोई भी कर्मचारी और किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर आपराधिक मामले में अगर सजा मिल गई है कोर्ट से तो हम सीधा 14(1) में एक शोकॉज नोटिस देते हैं, वो जरूरी है। शोकॉज नोटिस देके उसके जवाब आने पर जो भी इमीडिएटली हम रूल 6 में जो भी एनआईपी कोई भी एनआईपी उस पर हम लगा सकते हैं। 14(2) में अगर सक्षम अधिकारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि नियमों के इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एन इंक्वायरी अंडर डीआर, मतलब नियमों के तहत रूल 9 के तरह इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है उसके लिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन। कई बार मैंने देखा है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि कहीं एक्सीडेंट हो गया और सीधा 14(2) पे रिमूव कर दिया। वो गलत प्रैक्टिस है। एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, मैं मानता हूँ अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की डेथ हुई होगी, लेकिन उसमें इंक्वायरी करना पॉसिबल है, इंक्वायरी की जा सकती है। इंक्वायरी जनरली मान लीजिए कोई बंदा है बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री सीटर है जिससे लगता है आपको कि वो विटनेस आएंगे नहीं डर के मारे, या कोई बंदा आतंकवादी बन गया हो, बहुत रेयर केसेस में ही 14/2 लगता है कि जब इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है कि इंक्वायरी करना पॉसिबल ही नहीं है, इंक्वायरी हम कर ही नहीं सकते, उसके जो भी रीजंस होंगे। बाकी कहीं एक्सीडेंट हो गया उसकी इंक्वायरी मेरे हिसाब से की जा सकती है, तो 14(2) वहां नहीं लगेगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 14(2). और 14(3) में बता दूं, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि रूल 9 के तहत इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है, तब राष्ट्रपति महोदय जो है वो चाहे तो 14(3) में किसी को भी एनआईपी दे सकते हैं, रूल 6 के अंदर कोई भी एनआईपी जो। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, मैं इसको स्पीडली करा देता हूँ। इन विच स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल? किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 नहीं है? मेरे ख्याल से जितनी तैयारी कर रहे हैं सबको मालूम है कि तमिलनाडु में लागू नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान निकोबार आइलैंड कब्स अंडर? अंडमान निकोबार हमारे ए रीजन में आता है। मैंने आरटीआई का भी कोई बनाया था इसमें, आरटीआई, ये आरटीआई, एक मिनट, राजभाषा रूल ये हिंदी, ये देखिए हमारा रीजन ए में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार, ये हमारा रीजन ए में आता है। तो रीजन ए में अंडमान निकोबार आ गया है। विच स्टेट इज नॉट रीजन ए इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, गुजरात नहीं आएगा। गुजरात का भी मैं आपको बता दूं, बी में आएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ छत्तीसगढ़, दमन, दीव, दादरा नगर, ये सब बी में आएंगे। तो गुजरात जो है बी में आता है। ये इसका आंसर जो हो जाएगा। ए में हमारा इसमें ये नहीं आएगा आंसर, क क्षेत्र में गुजरात नहीं आता, बी में आता है। बी में इसमें विच स्टेट इज नॉट इन रीजन बी? तो बी में गुजरात आता है, पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश नहीं आता है। उत्तर प्रदेश जो है हमारा ए में आएगा। देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये रहा। तो ये हमारा ए में है तो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा इसमें।
उसके बाद विच स्टेट विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसद राजभाषा समिति के गठन की सिफारिश करती है? राजभाषा समिति की जो गठन है उसके बारे में मैं कुछ लेके आया था यहाँ पर। ये देखिए राजभाषा नियम का ये है 60 ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 डेफिनेशन 1-2 में डेफिनेशन लिखा हुआ है, और ये 4 में जब जाएंगे तो कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कमिटी जो है 4 नंबर में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर में हो जाएगा। गठन जो है धारा 4 सेक्शन 4 में आता है। टोटल नंबर ऑफ रूल्स इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 76, कितने रूल हैं इसके बारे में मैं दिखा दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये हमारा ऑफिशियल रूल है हमारा 76, इसमें रूल 1, 2, 3 और ये नीचे हम जाएंगे तो टोटल 12 नियम है। 12 नंबर में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस, तो किस कंप्लायंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वो 12 नंबर में होती है। लास्ट रूल है 76 का, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स में कितने नियम है, टोटल 12 नियम है। राजभाषा एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस विच, ये सभी को मालूम होगा कि राजभाषा जो अधिनियम है वो 1963 से 1963 से अस्तित्व में आया। Entries in register service book in central government office located in region A been are required to be made in which language? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर और सर्विस बुक के ऊपर जो हेड है आपका, जो कवर पेज पे किस भाषा में आता है, तो वो हमारा बाइलिंगुअल का लिखा हुआ है, वो राजभाषा एक 3-3 में आता है। ये जो है इसके अंदर मैं बता दूं आपको, ये हमारा है 3-3 का, इसमें लिखा हुआ है एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक, it should be the responsibility of the officer in charge of the section where service book are maintained. In the entries of service book of the officer staff working in region A and B should be recorded in Hindi, and in region C such entries should be made in Hindi as far as possible. ये बात किया इसमें, यानी कि आपको जो कवर के ऊपर जो हेडिंग्स जो डालनी है वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, लेकिन अंदर जो रजिस्टर के अंदर जो अंदर के जो एंट्रीज हैं वो आपको हिंदी होगा। और मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन जो है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल नहीं किया, अगर वो किया होता तो कई लोग बाइलिंगुअल कर देते हैं। तो ये समझने की बात है कि एंट्रीज जो होती है, प्रविष्टियां जो होगी वो हिंदी में होगी क ख क्षेत्र में, लेकिन हेडिंग्स जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। 109, हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पार्लियामेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसमें लिखा हुआ है द कमिटी इज चेयर्ड बाय Union Home Minister and has, in accordance with the provision of 1963 Act, 30 members इसमें होते हैं। 20 जो होंगे एमपी लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, और यूनियन होम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयर करेंगे, चेयरमैन होंगे इसके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये गृह मंत्री हो जाएगा, चेयरमैन जो है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल की? तो इसके अंदर मैं बता दूं, भारतीय 8वीं अनुसूची में टोटल 12 लैंग्वेजेस इंक्लूड की। ये देखिए, लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में डाली, जिसमें एक नेपाली जो होगी ये विदेशी भाषा है। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो झांसी डिवीजन का जो पेपर था वो पूरा समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मेरे बताने का तरीका, प्लीज कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज, ताकि सब्सक्रिप्शन से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका 2024 साल अच्छा जाए। संक्रांति पे एक बार फिर शुभकामनाएं, आपका ये साल अच्छा जाए, आप जो मनोकामना कर रहे हैं वो आपकी पूरी हो। इसी के साथ ही धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।